नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, हम नाइन्थ क्लास की पुस्तक पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। तो इसका जो है फोर्थ चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। और बहुत शानदार और अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है इन पुस्तकों में, तो अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना राजस्थान के किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। वर्धमान विद्यालय की स्थापना राजस्थान के किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी। ये कमेंट आपको बताना है कमेंट करके, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और इसके साथ ही जो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड के लिए वैकेंसी अब आने वाली है, तो जो विद्यार्थी इनके कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मैंने कई बार जिक्र किया है, तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के जो कोर्स लॉन्च किए हुए हैं उनकी क्लास दिवाली के बाद शुरू ही है, और सेकंड ग्रेड का जो है वो बैच ऑलरेडी चल रहा है। और जो विद्यार्थी आप में से कोई सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहता है, फर्स्ट पेपर कंप्लीट है, उसमें सारा जीके वगैरह और साइकोलॉजी, तो ये सब कंप्लीट है फर्स्ट पेपर में। तो आप में से कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ये जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी नाम से, तो वहां स्टोर के अंदर आपको ये सेकंड ग्रेड का कोर्स मिलेगा। मैं भी लिंक जो है वो नीचे शेयर करता हूं, तो आप ये 1699 के अंदर रहेगा, जो है 5 तारीख तक, दिवाली तक। उसके बाद में ये 3500 रुपये हो जाएगा। और 1699 का प्राइस कभी दोबारा नहीं आएगा किसी भी ऑफर में, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इतनी कम रख दी है कि दोबारा इतनी कम रखने की कभी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ऑफर के अंदर भी अगर कभी आएगा तो इतना कम कभी नहीं होगा, और ना ही फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री वाले के अंदर उतना कम कभी होगा। तो जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपका श्योर सिलेक्शन करवा रही है, तो फिर भी अगर कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करता है तो फिर आप विचार ही करते रहिए। तो इसमें आपको मिल जाएंगे कोर्स और सिलेबस डिस्कशन। तो अभी तक तो जैसे ये है, इसमें जैसे जीके का सिलेबस वगैरह, वीडियो नोट्स कैसे देखें, और सिलेबस बुक डिस्कशन और गाइडेंस। और यहां ये पार्ट ए राजस्थान जीके जो कि अभी चल रहे हैं, तो इसमें ये अभी वीडियोज और नोट्स अपलोड होते हैं। कोई विद्यार्थी आप में से देखना चाहे कि कैसा पढ़ाते हैं, कैसा क्या है, तो उसके लिए आप ये पहला वीडियो जो है कंटेंट ऑप्शन वाला ओपन है, ये अनलॉक है। आप ये फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको जचे तो फिर आप लेना। फिर जैसे अभी राजस्थान हिस्ट्री शुरू किया हुआ है, उसमें ये कालीबंगा, फिर कालीबंगा के हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे ये देखिएगा, ये इस प्रकार से ये नोट्स आपके पूरा जो है उस ऐप में ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ये नोट्स आपको मेरे लिखे हुए ये नोट्स मिल जाएंगे, और इन्हीं नोट से जो है वो सारा चीज समझाई हुई है, मैप से, हर तरह से। तो फिर ये राजमस वगैरह वीडियो अपलोड करने के बाद में फिर नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स। जैसे टॉपिक टू टॉपिक इसमें चल रहे हैं। ये अजमेर के चौहान के बाद में जैसे सेकंड ग्रेड का सिलेबस था, दिल्ली सल्तनत के साथ रिलेशन, उसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालोर 3 पढ़ने थे। तो सल्तनत काल के साथ में ये मेवाड़ राजवंश का ये पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर नोट्स, फिर तीसरा वीडियो, फिर चौथा वीडियो, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8 लेक्चर बने हैं दिल्ली सल्तनत काल के समय के। और फिर ये रणथंभौर के चौहान हमने पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत के साथ, फिर जालोर के चौहान पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत के साथ। फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है राणा सांगा, यानी मुगल के साथ यहाँ के राजपूत शासकों के रिलेशन। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक राणा सांगा का है। तो सांगा के आपके 4 लेक्चर बने हैं, आपको पूरा डिटेल के अंदर इतना खोल खोल के पढ़ाया है पूरे टॉपिक को। और फिर उसके बाद में नोट्स, फिर राणा प्रताप, तो इनके 2 लेक्चर बन चुके हैं। तो पूरा टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, आपका जीवन बन जाएगा, इतना ही कह सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइस जो है वो ऑलरेडी मैंने इतनी कम रखी है कि इससे कम की तो कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है अब।
और 5 तारीख के बाद में ये प्राइस हमेशा के लिए 3500 रहेगा, जिसमें पूरा फर्स्ट पेपर आपके कंप्लीट है विद साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड का। और दोबारा कभी ऑफर में भी आएगा तो ये 1699 कभी ऑफर में नहीं आएगा, 2000 से नीचे तो कभी नहीं आएगा। गोविंद गिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों से में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। और हम गोविंद गिरी वाले ये भील आंदोलन पढ़ रहे थे अभी। गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी और जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इन उपदेशकों और प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी तथा समाज और धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। सन 1908 में गोविंद गिरी ने राजपुताना छोड़कर 1908 में गोविंद गिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक एक कर्षक के रूप में गुजरात के सूंत और ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया। तो राजपुताना छोड़ करके और गुजरात के इधर कार्य किया था। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये कभी पूछ सकता है आपसे कि 1908 के बाद ये किधर गए थे। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत बालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थीं। तो 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया और इसमें कुल 21 शर्तें थीं। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वास आए। वहां उन्होंने धुनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पत्ती पर उपदेश देना आरंभ किया। 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की और इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए। गोविंद गिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गिरी की समानांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा व जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। अब ये जो हमने पढ़ा है इसमें आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज बनती है। एक तो यह है कि 1908 में गोविंद गिरी ने राजपुताना छोड़ दिया और 1910 तक एक कर्षक के रूप में गुजरात के सूंत और ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया। यह गुजरात की तरफ है, सूंत और ईडर भीलों को जागृत करने का काम किया। तो अब एक यहां इन्होंने एक समझौता किया था पालपट्टा में। भील आंदोलन में ऐसी स्थिति की जागीरदार ने भीलों के साथ एक समझौता किया। 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। तो यहां इनको ये सफलता प्राप्त होती है और जब वहां से सफलता प्राप्त हुई तो फिर ये और मोटिवेट होते हैं और इस तरफ वापस आते हैं और यहां भी प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे 1915 में। अभी वो एक बात याद आ गई, वो जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी हैं वो बोलते टाइम उनके मुंह से निकल गया था, उसको स्लिप कहते हैं, मतलब जीभ का फिसलना कहते हैं। वो 2015 बोल दिया था उन्होंने, स्लिप ऑफ टंग है वो। तो अब गांधी जी जैसे 1915 में भारत आए, तो जब भारत आए 1915 में, उससे पहले गांधी जी ने आगे जो भी भारत के अंदर आंदोलन किए, अनशन किया, भूख हड़ताल की, असहयोग आंदोलन चलाया, ये सब चीजें गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर इनका सफल प्रयोग कर चुके थे। आप कभी गांधी जी के बारे में पढ़िएगा तो पढ़े तो किसी चीज को अच्छे से पढ़ो। फिर गांधी जी 1915 में जब भारत आते हैं, उससे पहले इतने वर्षों तक साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी रह करके और इन सब प्रयोग ये करके देख चुके थे और सफलतापूर्वक उनको उन्होंने संचालित किया था। तो इसीलिए गांधी जी यहां भारत आते हैं तो आकर के और वो सारी चीजों को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक बहुत सी चीजों में सफलता भी प्राप्त होती है।
तो आदमी को अगर किसी और चीज में सफलता, जैसे मान लो आपका रीट में सिलेक्शन हो गया, तो जब रीट में सिलेक्शन हो गया तो आप में एक बहुत आत्मविश्वास आएगा कि मैं सेकंड ग्रेड भी क्रैक कर सकता हूं, फर्स्ट ग्रेड भी कर सकता हूं। तो ये बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, गोविंद गिरी जी, महात्मा गांधी। तो ये बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। ईडर, सूंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्यों और पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों और बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका सभी का सामान जब्त कर लिया। वह उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती और औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। तो धीरे धीरे जैसे गोविंद गिरी जी का प्रभाव बढ़ रहा था, तो डूंगरपुर पुलिस थी, जो किसकी, रियासत की, उसने गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया, सामान वामान जब्त कर लिया, धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। तो ये सब जो चीजें, अब ये मानगढ़ धाम के बारे में भी आएगा। आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मानगढ़ धाम को जरूर देखिएगा, बांसवाड़ा में। इन चीजों को देखा कीजिए। देखिए, कई विद्यार्थी हैं बड़े मासूम होते हैं, वो ना तो उन्होंने जिंदगी में कोई फिल्म देखी, ना वो जिंदगी में कहीं घूमने के लिए गए, ना कभी उन्होंने ढंग से पढ़ाई की। क्या करते हैं फिर? भाई कोई भी काम करो तो ढंग से करो, पढ़ाई करो तो पूरी जी जान से पढ़ाई करो। अपने जो स्टेट है राजस्थान को अच्छे से देखिए, इसको कि हमारा क्या राजस्थान है, तब आपको राजस्थान से प्रेम होगा। केवल किताबी चीजें पढ़ने से और केवल फेसबुक या जानकारी से आपको राजस्थान से प्रेम नहीं होगा। राजस्थान क्या है? राजस्थान जैसा तो स्टेट नहीं है कोई। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं राजस्थान में बैठा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में राजस्थान को और बाकी स्टेट को आप देखिए। अब राजस्थान तो राजस्थान है। तो राजस्थान को जब तक देखेंगे नहीं, घर से बाहर निकलेंगे नहीं, और अच्छी मूवीज आती है वो भी जिंदगी में देखिए जिनसे आप मोटिवेट हों। आलतू फालतू वीडियो चला के सारे दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हो, टाइम पास कर लेते हैं बैठे। आपका समय जा कहां रहा है? वैसा ही व्यक्ति होता है। भाई कई कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, खुद वो कैसा है, तो वो अपना समय कहां स्पेंड कर रहा है, वो अपना खाली समय कहां स्पेंड करता है, किन चीज में लगाता है खाली समय, वैसा ही वो व्यक्ति है खुद। जहां समय लगा रहा है वैसा ही है वो, तभी वो उस जगह पे समय लगा रहा है। तो कहां आप अपना समय लगा रहे हो? अच्छी बुक्स पढ़ने में, अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखने में, अच्छी जानकारी हासिल करने में, इनमें समय लगाते हो, या फिर आगे पढ़ते हैं। गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। धीरे, अब ये वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे और साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों ने सूंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर तक 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, भीलों से ही भीलों को मरवाने का यह तरीका देखिए। 104 वेलेजली राइफल की एक कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप और मशीन गन तैनात कर रखी थी और वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची और भीलों को अंधाधुंध
गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई और कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कुल 100 भील मारे गए और 900 भीलों को बंदी बना लिया और साथ ही गोविंद गिरी और पुंजिया को भी बंदी बना लिए गए। पुंजिया का नाम भी ध्यान रखना एक साथ में। ये पुंजिया दौड़ता बहुत तेज था, ये धावक बहुत जबरदस्त था ये पुंजिया। कितना प्यारा नाम है पुंजिया। तो गोविंद गिरी और पुंजिया को बंदी बना लिया गया। आपके लिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? 17 नवंबर 1913 यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन यह घटनाक्रम होता है। मानगढ़ की पहाड़ी है कहां पर? बांसवाड़ा में। और कौन किस किस ने आक्रमण करने के लिए कौन सी बटालियन वगैरह बुलाई थी, तो यह भी ध्यान रखिएगा। मेवाड़ भील कोर वेलेजी राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर के आंदोलित थे। भीलों में गोविंद गिरी भारी लोकप्रिय हो गए थे क्योंकि उन्होंने अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई। अतः गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया और 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। वेरी वेरी मोस्ट, यह पॉइंट नोट कर लेना। कहां बाद में रहने लगे थे? सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में। और इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। तो मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बता दिए। चीजें समझने के लिए होती है और क्वेश्चन कुछ एक ही बनते हैं, पर ये चीजें बहुत अच्छी सी दे रखी होती है इनको। फिर भी विद्यार्थी इन किताबों को पढ़ने में बहुत जोर आता है। विद्यार्थी हमेशा आसानी की तरफ भागता है कि उसको आसान क्या लगता है। ये कंपटीशन एग्जाम है और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि इतने लाखों जने बैठते हैं, आपने कहीं भी छोटी सी भी चूक की तो दूसरा विद्यार्थी आपको लात मारने के लिए तैयार बैठा है कि चल भैया तुम निकलो, हम आगे तैयार बैठे हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये कंपटीशन की दुनिया है। तो जब तक आप खुद डट के मेहनत नहीं करेंगे सही गाइडेंस में, सही मार्गदर्शन में, तब तक ये कंपटीशन एग्जाम एक सपना ही रहेगा। इसलिए जी जान से मेहनत किया करो। जैसे बताते हैं, उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों और गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोल्यारी गांव के निवासी और ओसवाल बनिया जाति के थे। ये कोल्यारी गांव पता है कौन सा आपको? ये वही कोल्यारी गांव है जहां महाराणा प्रताप ने अपने गांवों का इलाज कराया था। वही हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना, जो ये राजस्थान का मैप है। कितना सुंदर मैप है। सबसे सुंदर मैप है पूरे भारत में राजस्थान का, और दुनिया में सबसे खूबसूरत मैप है भारत का। अपने देश से, अपने राज्य से, अपने जिले से, अपने गांव से और अपनी मिट्टी से मोहब्बत करो तो जो अंदर आपके एक भावना आएगी वो होती है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। तो यहां ये हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है गोगुंदा और इधर राजसमंद में पड़ता है खमनोर, इनके बीच में। खमनोर का एक चीज और आपको बता दूं, खमनोर के अंदर गुलाब का एक शरबत आता है, चेती गुलाब का शरबत। तो जो वहां का रहने वाला है खमनोर का, क्यों मैं तो वहां पे गया हूं भाई, सब चीजें देख रखी है मैंने। 90% मैं राजस्थान को देख चुका हूं, अभी भी 10% है और सारे राजस्थान को दोबारा देखने की और इच्छा है। हालांकि 2-2 बार देख चुका हूं, 3-3 बार कई जगह को। तो जो ये स्थान पड़ता है खमनोर, वहां का चेती या चेत्री गुलाब कुछ इस तरह से नाम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। 1.5-2 साल हो गए यहां गए हुए, 1.5-2 साल से ज्यादा ही हो गए। जब ये वायरस वाला नहीं था उससे पहले की बात है कभी। तो वहां का वो शरबत बहुत फेमस है और वो गुलाब सिर्फ वहीं लगता है, वहां के लोग ही लगाते हैं उसको, और सबके घरों में मशीनें लगी हुई है छोटी छोटी। तो उस गुलाब का शरबत बनता है और भी उससे गुलाब से जितनी चीजें बन सकती है वो वहां बनाते हैं। तो यहां जो युद्ध होता है हल्दी घाटी वाला,
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप, आपको पता है पहले कहाँ गए थे? बलीचा गांव। भाई उनका जो घोड़ा था चेतक, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है बलीचा गांव में। गए तो क्या थे वहां, बलीचा गांव के अंदर चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक का स्मारक भी बना हुआ है, रोड के ऊपर ही है। आप जब यूं जाते हैं इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ, कहां से? चित्तौड़ से। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ जाते हैं, तब रास्ते में यह गांव पड़ता है खमनोर, और हाईवे के ऊपर ही आपको यह बलीचा गांव मिलेगा। और हाईवे के ऊपर, मतलब जो मेन रोड है उसी के ऊपर ही चेतक का स्मारक बना हुआ है। तो यहां से फिर महाराणा प्रताप बलीचा गांव से आते हैं उदयपुर के कोलियारी गांव में। और ये जो कोलियारी गांव है, यहां इन्होंने अपने घाव का इलाज कराया था। तो उसी कोलियारी गांव के रहने वाले कौन हैं? मोतीलाल तेजावत। और ये जो जगह है झाड़ोल, चलिए वो बाकी बातें फिर बाद में बताएंगे। उन्होंने कुछ समय तक झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और परचून का व्यवसाय आरंभ किया। देखिए ऐसे लोग भी होते थे। अभी ये जो पहले नौकरी थी, एक तरह से सरकारी नौकरी हुआ करती थी, लेकिन अनबन होगी तो नौकरी छोड़ दी और परचून का व्यवसाय शुरू कर दिया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूमकर मिर्च मसाला बेचते थे और पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ ही उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले बिलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले और उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया जब उसे बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया। आप जानते हैं उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन भी चल रहा था। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। झाड़ोल का शासक सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। इससे भील और नाराज हो गए। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने आंदोलन जो है वो और तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान और आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया। तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। तो वही है कि थोड़ी सी सफलता जहां प्राप्त होने लग जाती है, वहां व्यक्ति बहुत जबरदस्त मोटिवेट होता है और ज्यादा बेहतर करने के लिए। जैसे जो प्यासा है उसको अगर पानी की 2-3 अगर उसको ऐसे मिल जाए पीने के लिए 2-3 घूंट मिल जाए, तो वो कितना अंदर एक आ जाता है प्यासे को। तो वो स्थिति है। 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया। वहां भारी संख्या में भील और गरासिया आदिवासी रहते थे। उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों और गरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इसके बाद उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे।
सिरोही राजे मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, एक ही आंदोलन के दौरान या आदिवासी आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था, उसमें उदयपुर के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? तो सिरोही। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। 1922 में यहां भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गिरासी आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने गिरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों और गिरासियों की अनेक सभाएं की और उन्हें करबंदी और राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान और आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्ण कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी प्रतीक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गिरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। कहां? सियावा। तो ये देखिए 1922 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने संपूर्ण भारत में किसान और आदिवासी आंदोलन को कुचलने की जो नीति अपनाई थी। ये दीवान रमाकांत मालवीय जो है, इन्होंने गांधी प्रतीक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के जो आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे। जो दीवान था यहां का रमाकांत मालवीय, लेकिन असफलता से झुंझलाकर गिरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। 22 को आक्रमण कर दिया। 12 अप्रैल को कई गिरासियों की जानें गई। फौज ने उनके घर, अनाज, पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया और इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। फिर बलोरिया गांव में आक्रमण किया। 6 मई को भूला और नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा और इन गांवों के अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों और गिरासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, वलोलिया, ये गांव के नाम आप ध्यान में रखना। पूछ सकता है इन गांवों का संबंध किस आंदोलन से है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। 2-4 बार भी आपने इन किताबों की रीडिंग लगा ली, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां से पॉलिटिकल ऑफिसर ने 11 और 12 मई 1922 को मिले और एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। तो जो आदिवासी मुखिया थे वो सिरोही के दीवान और पॉलिटिकल ऑफिसर से मिलते हैं, एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एकी आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है और इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्ण शांति स्थापित की जा सकती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास है यहां से हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो इतना मैटर इनमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक स्थान पर्टिकुलर या कोई सन वगैरह है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें जो है वो आपके समझने के लिए होती हैं। तो ये किताबें जब आपकी पढ़ी हुई हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।